I will teach you chemistry students. So students हमने लास्ट वीडियो के अंदर ट्रेंड्स इन द पीरियड्स किए थे. आज हमने हमारा इस चैप्टर के ये लास्ट लेक्चर है और आज हमने ना जो ग्रुप्स के ट्रेंड्स हैं वो हमने इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने हैं. ठीक है. सो हम कर रहे थे चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर के अंदर क्या करना है, ट्रेंड्स इन द ग्रुप्स या फिर हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप्स. क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स. सो स्टूडेंट्स जैसे हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हमने 6 पॉइंट्स लिए थे. ठीक है, 6 पॉइंट्स लिए थे. फर्स्ट पॉइंट हमने लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन. उसी तरह से हमने उन 6 पॉइंट्स को ग्रुप्स के अंदर डाल के देखना है कि उनका ट्रेंड क्या निकल के आता है हमारे पास. सो फर्स्ट हमारे पास था स्टूडेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट दे आर? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. सो स्टूडेंट्स अब हम ना ग्रुप लेके चलते हैं. जैसे हमने पीरियड्स की एग्जांपल ली थी लास्ट वीडियो के अंदर, वैसे ही हम ग्रुप की एग्जांपल लेके चलते हैं. वो लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा. अगर आपने वो नहीं देखी है जाके पहले देखिए तो ही ये लेक्चर अच्छे से आपको समझ आएगा. ऑलराइट. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं. हमने क्या ले लिया? ग्रुप. हमने ले लेते हैं स्टूडेंट्स ग्रुप 1. ठीक है. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या है? याद करो ट्रिक को. है ली ना थी रब से फरियाद. हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप के, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. अब ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होंगे ना स्टूडेंट्स, अब हम ना इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखते हैं भी किस तरह से आते हैं. ठीक है. जैसे कि अब ये 3 है, इसका 11 है और ये 19 है. तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें स्टूडेंट्स तो इसकी आएगी 2 1. इसकी क्या आ जाएगी? 2 8 1. इसकी क्या आ जाएगी? 2 8 8 18 एंड 119. सो यू कैन सी कि यहाँ पर क्या है कि इनके जो वैलेंस शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है दैट इज अ 1 व्हिच इज अ सिमिलर. ठीक है. तो ये क्या है? वो सिमिलर निकल के आ रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1. तो ग्रुप नंबर 1 का जो मेन ट्रेंड है इससे हमें ये पता चलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम. हमारे पास नीचे इफ यू मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप के नीचे मतलब इस तरह से जाते जाएंगे तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम निकल के आते हैं. ठीक है. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. So this is a main confusion student कि क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेम निकल के आए हैं. मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर, आई थिंक सेकेंड वीडियो के अंदर, सॉरी, उसके अंदर मैंने आपको भी क्लियर किया था कि ग्रुप एलिमेंट्स को सिमिलर मतलब उनके एक ही ग्रुप में रखने का रीजन क्या था? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और यू कैन एक्सप्लेन इन दिस पॉइंट दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम. ऑलराइट. सो दिस इज द पॉइंट अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. देन वी मूव टू द वैलेंसी. ऑलराइट. सो वैलेंसी जो है स्टूडेंट्स, वैलेंसी क्या होती है? टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितना गेन करता है, दैट इज अ वैलेंसी. टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन. सो स्टूडेंट्स वैसे ही हम इसके भी ग्रुप 1 की एग्जांपल लेके चलते हैं सेम एज दैट ग्रुप 1. तो इसमें भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सो ऑन. ऑलराइट. तो अगर हम यहाँ पर वैसे ही सेम लेके चलो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो इनकी. राइट देयर एटॉमिक नंबर्स. इनकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएंगी? 2
8 1 and 2 8 18 and 1 19. ऑलराइट, सो वैलेंसी क्या है, वे कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितना गेन करता है। अब एक ही ग्रुप में रखने का रीजन, ठीक है, बिकॉज दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, सो सिमिलर इलेक्ट्रॉन। ये देखो बच्चे, अब ये एक एक लूज कर देगा, इट बिकम स्टेबल। तो यहाँ पर क्या है, सबकी वैलेंसी क्या निकल के आएगी, +1। मैंने आपको बताया था इस साइन का मतलब क्या होता है कि वो लूज कर रहा है, क्योंकि वो स्टेबल बनना चाहता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, सभी की सिमिलर प्रॉपर्टीज में से उनकी वैलेंसी भी सेम निकल के आ रही है। क्यों इनकी वैलेंसी सेम क्यों निकल के आ रही है, बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। इनकी सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनकी वैलेंसी भी सेम है। तो जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पॉइंट था कि उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर निकल के आते हैं, वैसे valency remains the same on moving down the group. All right students, this is about the valency. एग्जाम में काफी बार वैलेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, so you can write about this. Okay, so next move to the atomic size. All right, this will be your third point. Okay, atomic size. atomic size क्या होता है, रेडियस ऑफ एन एटम भी हम बोल सकते हैं उसे, जिससे हमें साइज का पता लग जाता है। सो थर्ड पॉइंट इज साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम स्टूडेंट्स, साइज ऑफ एटम के अंदर हमने जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बाइंडिंग पावर ज्यादा होगी, जिसकी वजह से साइज छोटा होने लग जाता है। अगर साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग पावर है वो कम है। तो इसके अंदर ना हमने ग्रुप 1 की एग्जांपल लेनी है। इसके अंदर ना स्टूडेंट, इससे पहले ना आप इस कंसेप्ट को समझो, आयनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब हमने किसी भी एटम के, मतलब किसी भी एटम है, मान लो कोई भी एटम है, ये स्मॉल साइज एटम है, ये लार्ज साइज एटम है, ठीक है। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब हमने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो ना स्टूडेंट्स, जब हमने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो उसके लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है वो कौन सी है, आयनाइजेशन एनर्जी। पर कंडीशन क्या है कि एटम न्यूट्रल और गैसियस होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि वहां पर अब डेफिनेशन आ जाती है, वो आप लिख लो। डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is given to an atom to release electron from outermost shell, और वो एटम क्या है, इट मस्ट बी गैसियस और न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। वो एटम क्या है, गैसियस और न्यूट्रल होना चाहिए। दिस इज अ मेन कंडीशन। तो जितनी, मतलब हम किसी भी एटम को कितनी एनर्जी दे कि उसका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन टू एन एटम टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल, और वो क्या है, गैसियस और न्यूट्रल होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने निकालना है और एक बड़े साइज में से निकालना है। अब मुझे ये बताओ, अब ध्यान से कंसेप्ट को समझते हुए, कि हमें किस में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मतलब हमें देनी पड़ेगी, हमें कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देनी पड़ेगी किसी भी एटम को, इन दोनों में से स्मॉल साइज वाले या लार्ज साइज वाले। ऑफ कोर्स इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल साइज एटम को हमें हाई आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, क्यों देनी पड़ी इसको हाई आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस बाइंडिंग पावर। स्मॉल साइज एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ना, मतलब वो बहुत ही क्लोज है एक दूसरे से, अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए।
अगर हम इस साइज ऑफ एटम अगर मान लो लार्ज है तो इसके अंदर क्या होगा कि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। इजीली थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन गेट इजीली रिलीज, तो वो इजीली रिलीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इसे हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी स्मॉल साइज वाले को, और लार्ज साइज वाले को हमें लो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं साइज ऑफ एटम पे। ये कंसेप्ट समझ आएगा तो ये आएगा अच्छे से, इसे ध्यान से अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सो साइज ऑफ एटम पे चलते हैं अब हम। साइज ऑफ एटम के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर ना वही ग्रुप 1 लेके एलिमेंट्स लेके चलते हैं। ठीक है लीना की रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने पीरियड्स का ट्रेंड पढ़ा था, इधर जाने से साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की जो मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका साइज जो है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? साइज गेट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा क्यों हुआ भाई, नीचे जाने से साइज इंक्रीज क्यों हुआ? अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स इनकी ना मतलब ये देखें, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज से इससे मैं अगर इनकी कन्फिगरेशन लिखती हूँ तो ये आ जाती है मेरे पास, है ना। अब क्या नोट कर रहे हो, हर एक एक शेल बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे शेल्स 3 होगी, यहाँ पे 4 होगी। तो क्या देख रहे हो बच्चे यहाँ पर कि उनकी जो मतलब जो क्या है, मतलब शेल्स हैं, शेल्स जो हैं वो क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। नंबर ऑफ शेल्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप गेट इंक्रीजेस। इस शेल की, अब देखो ऑफ कोर्स पहले इतनी शेल थी, फिर थोड़ा सा एटम का एटॉमिक नंबर बड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आए, एंटर किए, शेल और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, नीचे जाते जाते क्या है, शेल जो है वो इंक्रीज हो रही है। So that's why the atomic size, that is the size of atom, increases on moving down the group because of the increase in the number of valence shells. ठीक है, because of increase in the number of shell, valence shell नहीं सॉरी shell। ठीक है, shell के नंबर के इंक्रीज होने से उनकी जो हमारे पास क्या है, शेल के नंबर इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्टिविटी पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल रिएक्टिविटी। अब केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर ना जो मैंने आपको आयनाइजेशन वाला कंसेप्ट समझाया है वो आएगा इसके अंदर। सो केमिकल रिएक्टिविटी, अच्छा रिएक्टिविटी का मतलब तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिएक्टिविटी क्या है, वो रिएक्टिव क्यों बनना चाहेगा, बिकॉज इट वांट्स टू बी स्टेबल, केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, सो वैसे ही हम उसी की तरह ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को लेते जाओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, अच्छा अब साइज इंक्रीज हो रहा था, अब ये कंसेप्ट आ गया हमारे पास, क्या हो रहा था, नीचे जाने से साइज इंक्रीज हो रहा था। अब देखो केमिकल रिएक्टिविटी, साइज इंक्रीज हो रहा है। रिएक्टिव का मतलब क्या है कि उसने, अब हमें ये पता है कि ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, वही स्टेबल बनना चाहते हैं। अब नीचे जाते जाएंगे साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज इंक्रीज होने की वजह से ये क्या बन रहे हैं बच्चे, अब देखो रिएक्टिव, अब ये क्वेश्चन आता है भाई कि रिएक्टिव कौन होगा सबसे ज्यादा, ये होगा या ये होंगे। अब ये देखो, ये स्टूडेंट्स होंगे लीस्ट रिएक्टिव और ये होंगे मोस्ट रिएक्टिव।
रिएक्टिव। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, अब लिथियम है, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 2 1 है और इनकी क्या है? 2 8 8 1 है। ठीक है, अब लिथियम का साइज ऑफ कोर्स छोटा होगा अगर हम पोटेशियम के साइज की बात करें। ठीक है, इसका साइज छोटा है और इसका थोड़ा सा बड़ा होगा। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? वो मैंने आपको भी बताया कि क्यों था, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग पावर ज्यादा थी, साइज छोटा था। अब रिएक्टिव का मतलब है कि वो जल्दी से चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं। यहाँ पर जो साइज ऑफ एटम होगा स्टूडेंट्स वो ज्यादा है, यानी कि अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा, ये तो जल्दी से रिएक्टिव बन जाएगा। बट इस केस के अंदर हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, विच इज नॉट पॉसिबल कि हम उसको रूम टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसीलिए ही लार्ज साइज एटम ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये कम एनर्जी पे एक इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाता है बाहर की तरफ, तो इसी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। नेक्स्ट वी मूव टू द केमिकल रिएक्टिविटी हो गया, मेटालिक कैरेक्टर पे चलते हैं। So next one is metallic character। अच्छा, मेटल्स क्या होते हैं? ये तो अच्छे से रट गया आएगा, क्योंकि मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर आपको यही सिखाया है अच्छे से। ये मैंने लाइन इसीलिए नहीं छोड़ी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना अभी भी मेटल के बारे में पता ही नहीं कि मेटल क्या है एग्जैक्टली, इसीलिए मैं लाइन रिपीट करती हूँ ताकि आपको ये याद रहे अच्छे से। ठीक है, सो क्या है 5th पॉइंट? मेटालिक कैरेक्टर। अब ये जो मेटालिक कैरेक्टर, मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जो, ठीक है, वो क्या है? मेटल्स हैं। केमिकल रिएक्टिविटी में स्टूडेंट्स जो मेटालिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल्स। नॉन मेटल के अंदर मेटालिक कैरेक्टर अलग होता है और जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा अलग चलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ही लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। अब क्या होगा? मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब वही वाला एटॉमिक साइज के कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा, भाई इसका साइज जो है वो छोटा है और इनका साइज जो है वो बड़ा होगा, तो ऑफ कोर्स इनकी बाइंडिंग पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी इसको, बट ये तो थोड़ी सी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज, जल्दी से लूज कर देगा, इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कर देगा? उसका कैरेक्टर जो है मेटालिक हाई होगा। तो ये क्या होंगे? लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर वाले, लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर है इनका, ठीक है, और इनका हाई मेटालिक कैरेक्टर होगा। क्लियर है? बस स्टूडेंट्स जो आयनाइजेशन वाला कंसेप्ट है ना, उसे अच्छे से समझ जाओ, अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे सारे मेटालिक कैरेक्टर का। अब अगर ना मैं उसकी बात करूं, ये तो हो गया मेटल्स के केस के अंदर। अब अगर मैं ना नॉन मेटल्स की बात करूं, अब नॉन मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले एलिमेंट्स हैं, है ना? वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं। अब ये देखो, अब उसका उसका जो मतलब उसका जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? उसका कैरेक्टर ना बच्चे, ये हाई मेटालिक कैरेक्टर बन जाएगा और ये लो मेटालिक कैरेक्टर वाले बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा। ठीक है, अब ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नॉन मेटालिक बन जाएगा। क्योंकि देखो, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, वो मैं अलग, वो लिथियम की बात नहीं कर रही, मैं स्मॉल साइज की इलेक्ट्रॉन मतलब स्मॉल साइज के एटम की बात कर रही हूँ। अगर एक स्मॉल साइज एटम है तो उसने जब इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करना है, ये इजीली गेन कर पाएगा ना एज कम्पेयर टू द लार्ज साइज ऑफ एटम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो उसने मतलब उसको वो उसकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो कम है एज कम्पेयर टू द स्मॉल साइज एटम, ये तो इजीली एंटर कर जाएगा। तो इसी वजह से जो नॉन मेटल के केस के अंदर मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज होता है। ठीक है, और मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप जाने से। सो दिस इज अबाउट मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक के पॉइंट वैसे नहीं आता है, मैंने आपको जनरली नॉलेज के लिए बताया है। इंपॉर्टेंट मेटालिक कैरेक्टर है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज electron get easily loose. All right,
सो देन मूव टू द लास्ट पॉइंट, लेक्चर को ओवर करते हुए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड स्टूडेंट्स आप देख लो, मेरी बात सुनो। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ना वैसे तो क्या है, सेम है। अब ऐसा क्यों है भाई, सेम क्यों है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के केस के अंदर? देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हर इन एलिमेंट्स को, जो हर एक एलिमेंट्स हैं, इनको एक ही ग्रुप में रखने का रीजन जो था वो क्या था कि उनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आने की वजह से। ठीक है, अब ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं इनके क्या रहेंगे, सेम ऑक्साइड्स रहेंगे, मतलब इनकी जो ऑक्साइड्स हैं वो सेम रहेंगी। अब वो सेम रहने का रीजन क्या है? देखो, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ग्रुप 1 के अंदर क्यों रखा था, बताया मैंने, वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो, लिथियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी सोडियम से, सोडियम की पोटेशियम से। अब इनकी प्रॉपर्टी सारी एक दूसरे से मैच कर रही हैं, तो उनकी ऑक्साइड क्या है, मतलब ऑक्सीजन के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाना है, तो उनके जो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो हैं, मतलब कि उन्होंने जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो उनकी जो ऑक्साइड्स है ना वो सेम रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, बढ़ेगी या कम होंगी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनका जो सेम ऑक्साइड्स का मतलब नेचर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर, नो चेंज इन द, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो नो चेंज इन ऑक्साइड्स on moving down the group। ठीक है, उनके ऑक्साइड्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किन भी एलिमेंट्स को, किसी भी एलिमेंट को ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम आती हैं। ठीक है ना, सो दिस इज अबाउट माय लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो, जस्ट लाइक इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स।